नमस्कार। हमारी वन शॉर्ट हिस्ट्री सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर प्राचीन भारत के एक ऐसे अद्भुत शिक्षा केंद्र की कहानी में उतरेंगे जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी, तक्षशिला। हमारे पास इस महान संस्थान से जुड़े कई दस्तावेज और नोट्स हैं जो इसके बनने, फलने, फूलने और आखिरकार गुमनामी में खो जाने की कहानी बताते हैं। आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर तक्षशिला के गौरवशाली इतिहास को समझेंगे। कैसे ये ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र बना, दुनिया पर क्या असर डाला और वो कौन सी वजहें थीं जिनसे इसका पतन हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। तक्षशिला को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी समझना शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। ये ज्ञान का एक पूरा माहौल था, एक इकोसिस्टम जो आज की हमारी औपचारिक यूनिवर्सिटी संरचना से बहुत अलग था। इसकी कहानी असल में प्राचीन भारत की बौद्धिक उड़ान, सांस्कृतिक विविधता और विचारों के खुले आदान प्रदान की कहानी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये था कहाँ और कब। हमारे नोट्स बताते हैं कि तक्षशिला प्राचीन गांधार प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। हाँ बिल्कुल, ये आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावलपिंडी के पास है, सिंधु नदी के करीब। अच्छा, और इसकी टाइमलाइन क्या है, कब की बात है ये? देखिए, इसकी जड़ें तो वैदिक काल तक जाती हैं। कुछ स्रोत कहते हैं 700 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। ओहो, मतलब काफी पुराना। हाँ, और ये फला फूला मुख्य रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसवी तक एक लंबा दौर रहा है इसका। और हाँ, एक दिलचस्प पौराणिक कड़ी भी है। वाल्मीकि रामायण का जिक्र है कि भगवान राम के भाई भरत ने जब गांधार जीता तो उनके पुत्र तक्ष के नाम पर, हाँ, तक्ष के नाम पर तक्षशिला। ये कहानियां भी इतिहास से जुड़ जाती हैं अक्सर। बिल्कुल। इतिहास और मिथक यहाँ कैसे मिलते हैं, ये भी फैसिनेटिंग है। हाँ, और इसकी लोकेशन बेहद महत्वपूर्ण थी। ये भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया को जोड़ने वाले एक रणनीतिक व्यापार मार्ग पर था। कभी एक बड़ा केंद्र बन गया। और ये समझना जरूरी है, ये नालंदा की तरह कोई एक विशाल केंद्रीकृत कैंपस नहीं था। हाँ, ये आपने पहले कहा था। तक्षशिला की व्यवस्था विकेंद्रीकृत थी, मतलब अलग अलग गुरु अपने आश्रमों या घरों में शिष्यों को पढ़ाते थे। ये दुनिया के सबसे पुराने उच्च शिक्षा केंद्रों में गिना जाता है। एक अनोखा मॉडल। लेकिन इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था का मतलब क्या ये था कि कोई मानक नहीं थे? मतलब क्वालिटी कंट्रोल जैसी चुनौतियां नहीं आती होंगी जैसा हम आज की यूनिवर्सिटीज में देखते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, औपचारिक सेंट्रल अथॉरिटी तो नहीं थी, लेकिन गुरुओं की अपनी प्रतिष्ठा ही सबसे बड़ा मानक थी। प्रवेश परीक्षाएं कठोर थी, जैसा आपने बताया भी, और हर गुरु अपने विषय का प्रकांड पंडित होता था। उनकी ख्याति ही छात्रों को खींच लाती थी। अच्छा, तो गुणवत्ता, व्यक्तिगत गुरु की विशेषज्ञता और उनके द्वारा ली जाने वाली कठिन परीक्षाओं से सुनिश्चित होती थी, न कि किसी केंद्रीय बोर्ड से। एक तरह से रेप्यूटेशन पर चलता था सब। समझ गई। तो यहाँ की शिक्षा प्रणाली पर आते हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है। सोचिए, दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 16 साल थी। हाँ, और प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन कि हमारे नोट्स के मुताबिक 10 में से मुश्किल से 3 आवेदक ही सफल हो पाते थे। बिल्कुल। ये तो आज के कई सबसे मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसा लगता है ना? सही में। छात्र सीधे गुरुओं के मार्गदर्शन में पढ़ते थे। कोई डिग्री या डिप्लोमा सिस्टम नहीं था। नहीं, कोई फॉर्मल डिग्री नहीं। ज्ञान और कौशल पर फोकस था। और इसका स्केल देखिए, अपने चरम पर यहाँ 10,500 से ज्यादा छात्र थे और करीब लगभग 2000 शिक्षक। गजब का पैमाना था उस जमाने के हिसाब से। बिल्कुल। और ये छात्र सिर्फ भारत से नहीं बल्कि ग्रीस, मिस्र, बेबीलोनिया, मतलब आज का इराक, सीरिया, तुर्की, अरब, चीन, कहाँ से नहीं आते थे। हाँ, सचमुच एक ग्लोबल लर्निंग हब था उस जमाने का। और इस विशाल पैमाने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बावजूद जो बात इसे और भी असाधारण बनाती है वो थी इसकी समावेशी प्रकृति। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोतों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए शिक्षा पूरी तरह मुफ्त थे। बिल्कुल मुफ्त। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जाति, पंथ या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था। कमाल है। उस युग के हिसाब से ये सामाजिक समानता और समावेशिता के एक अद्भुत उदाहरण है। हाँ, बहुत बड़ी बात थी ये। और पाठ्यक्रम की अवधि भी कम नहीं थी। विषय के आधार पर 7 से 12 साल तक लग जाते थे। 7 से 12 साल, मतलब गहराई से पढ़ाया जाता था। जी हाँ, पूरी तरह से। यहाँ पढ़ाने का तरीका भी खास था, गुरुकुल शैली। छात्र गुरु के साथ ही रहते थे, उनकी देखरेख में सीखते थे। हाँ, वो सिर्फ अकादमिक नहीं था। इससे नैतिक मूल्यों, अनुशासन और चरित्र निर्माण पर भी जोर रहता था। एक तरह से ये समग्र व्यक्तित्व विकास का केंद्र था। बिल्कुल।
और पाठ्यक्रम आपने कहा विविध था। अविश्वसनीय रूप से विविध। हमारे नोट्स में करीब 68 अलग-अलग विषयों का जिक्र है। 68? हाँ, 68। इनमें धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों तरह के ज्ञान शामिल थे। धार्मिक शिक्षा में वेद, वेदांग, उपनिषद, बौद्ध और जैन दर्शन, धर्मशास्त्र, मतलब अलग-अलग भारतीय विचारधाराओं का संगम था। और सेक्युलर विषय? उनकी भी भरमार थी। आयुर्वेद यानी चिकित्सा शास्त्र यहाँ का एक प्रमुख विषय था। चरक का नाम इससे जुड़ता है। साथ ही गणित, खगोल विज्ञान, भाषा विज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, खासकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र की शिक्षा। हाँ, कौटिल्य तो यहीं पढ़ाते थे। बिल्कुल। फिर राजनीति विज्ञान, कानून और सैन्य विज्ञान भी पढ़ाए जाते थे। इतना ही नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स भी थी, जैसे तीरंदाजी, युद्ध कला, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला जैसे कला और शिल्प। अच्छा। हाँ, ज्योतिष, कृषि, व्यापार और यहाँ तक कि गज विद्या मतलब हाथियों से जुड़ा ज्ञान वो भी सिखाया जाता था। गज विद्या, ये तो बहुत ही स्पेसिफिक है। हाँ, शायद ज्ञान का ऐसा कोई पहलू नहीं था जिसे तक्षशिला ने न छुआ हो। और ये भी पता चलता है कि यहाँ रट्टा मारने की बजाय अंतर विषय मतलब इंटरडिसिप्लिनरी सीखने पर जोर था। बिल्कुल सही। छात्र पहले अपनी रुचि के विषय चुनते थे और फिर उन पर गहराई से शोध करते थे। ये वैदिक विज्ञान, चिकित्सा और कलाओं के लिए खास तौर पर मशहूर था। मतलब सिर्फ ज्ञान लेना नहीं, ज्ञान पैदा करना भी सिखाता था। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि यहाँ से इतने महान विचारक और विद्वान निकले। ये सिर्फ विषयों की लिस्ट नहीं बल्कि उस माहौल का नतीजा था। सही कहा। अब जरा उन महान हस्तियों की बात करते हैं जिनका नाम तक्षशिला से जुड़ा है। संस्कृत व्याकरण को नियमों में बांधने वाले पाणिनि। हाँ, पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी जैसा कालजयी ग्रंथ रचा, वो यही शिक्षक थे। और महान रणनीतिकार, अर्थशास्त्री चाणक्य या कौटिल्य। कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट को गढ़ा, वो भी यहीं आचार्य थे। ये दिखाता है कि यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर कितना जोर था। आयुर्वेद के पितामह माने जाने वाले चरक, उनका संबंध भी तक्षशिला से जोड़ा जाता है। हाँ, चरक संहिता में उनके योगदान को देखते हुए ये माना जाता है। खुद मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं राजनीति और युद्ध कला सीखी। जी। और महात्मा बुद्ध के निजी चिकित्सक कहे जाने वाले जीवक भी यहीं के छात्र थे। क्या बात है। विश्वामित्र जैसे पौराणिक ऋषि और बौद्ध जातक कथाओं में भी तक्षशिला का जिक्र बार बार आता है। हाँ, जातक कथाओं में तो कई बार। और ये तथ्य तो और भी चौंकाता है कि माना जाता है महाभारत महाकाव्य का पहला वाचन ऋषि वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ के दौरान यहीं तक्षशिला में ही किया था। हाँ, ये भी एक मान्यता है। इतिहास, साहित्य, धर्म, हर धागा यहाँ आकर जुड़ता है। सही कहा आपने। वाकई। और देखें, तक्षशिला का महत्व किसी एक दौर तक सीमित नहीं रहा। मौर्य साम्राज्य से पहले ये गांधार महाजनपद की राजधानी थी। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में फारस के अकेमेनिड साम्राज्य का भी यहाँ प्रभाव रहा। फिर मौर्य काल आया, खासकर सम्राट अशोक के समय। हाँ, अशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। बिल्कुल। तब ये बौद्ध शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बना और एक महत्वपूर्ण प्रांतीय राजधानी रहा। मौर्यों के बाद इंडो ग्रीक शासकों और फिर कुषाण वंश, खासकर सम्राट कनिष्क के समय पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में। कनिष्क भी बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। हाँ, उनके समय भी इसका महत्व बना रहा, विशेष रूप से बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के केंद्र के रूप में। इस लंबे दौर में इसने भारतीय, पारसी, यूनानी, शक मतलब सीथियन और मध्य एशिया की कई और संस्कृतियों के बीच विचारों और कलाओं के आदान प्रदान को जबरदस्त बढ़ावा दिया। तो ये सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि संस्कृतियों के संगम का भी केंद्र था। बिल्कुल। इसने दुनिया को प्राचीन भारत की बौद्धिक क्षमता दिखाई। सोचिए, 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर महान भारत आया, अलेक्जेंडर, हाँ, तो उसके साथ आए यूनानी विद्वानों ने भी तक्षशिला का दौरा किया और यहाँ के ज्ञान विज्ञान से वे काफी प्रभावित हुए। अच्छा। बाद में 5वीं शताब्दी ईस्वी में चीनी बौद्ध यात्री फाइहान और 7वीं शताब्दी में हुएनसांग। हुएनसांग। हाँ, इन दोनों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में तक्षशिला का जिक्र किया है। फाहियान ने इसके गौरव को देखा, लेकिन जब हुएनसांग पहुंचे तब तक इसका पतन शुरू हो चुका था। फिर भी उन्होंने इसके महत्व का वर्णन किया है। यानी फाहियान के समय तक ठीक था, पर हुएनसांग के समय तक हालत बिगड़ चुकी थी। जी, पतन दिखने लगा था। और ये भी महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ बौद्ध धर्म का ही नहीं बल्कि हिंदू और जैन धर्मों का भी केंद्र था। अच्छा। हाँ, जैन परंपराओं में तो इसे धर्मचक्र भूमि कहा गया है, यानी वो जगह जहां धर्म का पहिया घूमा। और इसका संबंध प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ
और उनके पुत्र बाहुबली से भी जोड़ा जाता है। अरे वाह, ये तो दिखाता है कि ये स्थान भारत की विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के लिए कितना पवित्र और अहम था। बिल्कुल। लेकिन फिर इतना समृद्ध और प्रभावशाली केंद्र आखिर खत्म कैसे हो गया? हर कहानी का एक अंत होता है, पर तक्षशिला का अंत दुखद लगता है। हाँ, दुखद तो है। हमारे नोट्स बताते हैं कि पतन का सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण 5वीं शताब्दी ईस्वी में मध्य एशिया से आए हूणों के बर्बर आक्रमण थे। हाँ, श्वेत हूण या हेफ्थलाइट्स जिन्हें कहते हैं, खासकर मेहरकुल जैसे शासक के नेतृत्व में हुए हमलों ने गांधार क्षेत्र में भारी विनाश किया। ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। हाँ, पुरातत्व विभाग की खुदाइयों से भी इसकी पुष्टि होती है। वहां जली हुई इमारतों की परतें, टूटी हुई मूर्तियां और अचानक खाली छोड़ दी गई बस्तियां मिली हैं। बिल्कुल। ये सब सबूत चीख-चीख कर बताते हैं कि ज्ञान के इस नगरी का अंत कितना हिंसक और दर्दनाक रहा होगा, मानो किसी ने इसे बेरहमी से उजाड़ दिया हो। बिल्कुल। दिल दहल जाता है सोचकर। बिल्कुल। हूण आक्रमणों ने निर्णायक चोट पहुंचाई, लेकिन अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो पतन की प्रक्रिया शायद थोड़ी ज्यादा जटिल थी और इसमें कई और कारक भी जुड़े। अच्छा, और क्या वजह हो सकती हैं? देखिए, हूण आक्रमण प्राथमिक कारण जरूर थे, पर कुछ और चीजें भी थीं जिन्होंने तक्षशिला को कमजोर किया। जैसे गुप्त साम्राज्य का पतन, जो लगभग 550 ईस्वी के आसपास हुआ, उससे उत्तर भारत में एक तरह की राजनीतिक अस्थिरता आ गई। हाँ, पॉलिटिकल वैक्यूम। बिल्कुल। तक्षशिला, जो पहले मौर्य और कुषाण शासकों के दौर में एक महत्वपूर्ण प्रांतीय केंद्र था, उसका राजनीतिक महत्व कम हो गया। शाही संरक्षण जो पहले मिलता था, वो भी खत्म हो गया। हाँ, बिना राजाओं के समर्थन के इतने बड़े संस्थान को चलाना मुश्किल हो गया होगा। जाहिर है। साथ ही उन दिनों व्यापार मार्गों, खासकर सिल्क रूट पर भी हूणों और अन्य समूहों के कारण काफी उथल-पुथल मची हुई थी। तो अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा? हाँ, इलाके की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा, जिसका असर तक्षशिला पर भी हुआ होगा। और एक और अहम बात। क्या? इसी दौरान पूर्वी भारत में नालंदा और विक्रमशिला जैसे नए, बड़े और ज्यादा केंद्रीकृत महाविहार, मतलब विश्वविद्यालय, उभर रहे थे। हाँ, नालंदा का नाम तो बहुत सुना है। बिल्कुल। इन नए केंद्रों ने धीरे धीरे विद्वानों, छात्रों और राजसी संरक्षण को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। इससे तक्षशिला का आकर्षण कम होता गया। अच्छा, कंपटीशन बढ़ गया, कह सकते हैं। बौद्ध धर्म का फोकस भी धीरे धीरे पूर्व की तरफ शिफ्ट हो रहा था। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि शायद किसी बड़े भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा ने भी तक्षशिला के बचे खुचे ढांचे को नुकसान पहुंचाया हो। तो मतलब कई सारी चीजें एक साथ हुई। हाँ, बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि जब 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग वहां पहुंचे, तो उन्होंने इसे लगभग वीरान और खंडहर हालत में पाया, जहां बस कुछ गिने चुने बौद्ध भिक्षु रह रहे थे। तो 6ठी शताब्दी तक तकरीबन खत्म हो चुका था ये। हाँ, एक महान शिक्षा केंद्र के रूप में तक्षशिला का गौरवशाली अध्याय समाप्त हो चुका था। इसका अंत भले ही दुखद रहा हो, लेकिन इसकी कहानी खत्म नहीं हुई। सदियों तक गुमनाम रहने के बाद 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके खंडहरों की से खोज की और दुनिया को इसके शानदार अतीत से रूबरू कराया। बिल्कुल। और फिर 1980 में इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। जी हाँ, जो ये बिल्कुल डिजर्व करता है। ये जानकर अच्छा लगता है कि आज भी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में तक्षशिला का नाम नालंदा और विक्रमशिला के साथ प्रेरणा के स्रोत के रूप में लिया जाता है। हाँ, ये याद दिलाता है कि ज्ञान की दुनिया में भारत का योगदान कितना प्राचीन और गहरा है। बिल्कुल। और यहीं पर ये सवाल उठता है जो आज भी प्रासंगिक है। तक्षशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों के मॉडल से, जो विकेंद्रीकृत था, अंतःविषयी ज्ञान पर जोर देता था और काफी हद तक समावेशी भी था, आज की आधुनिक शिक्षा प्रणालियां क्या सीख सकती हैं? ये तो सोचने वाली बात है। ये सच है कि वो बाहरी आक्रमणों और बदलती परिस्थितियों के सामने टिक नहीं पाया, लेकिन क्या उसके शैक्षिक दर्शन में आज भी हमारे लिए कोई सबक छिपे हैं? जरूर होंगे। ये सोचने वाली बात है कि ज्ञान के केंद्र कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं और उनकी विरासत किन रूपों में जिंदा रहती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे उस प्राचीन मॉडल के लचीलेपन और आज की व्यवस्थाओं की स्थिरता के बीच एक संतुलन बनाया जा सकता है। खैर, तो ये थी तक्षशिला की कहानी। ज्ञान, संस्कृति, उत्थान और पतन का एक अद्भुत संगम। हाँ, प्राचीन भारत की बौद्धिक संपदा का एक शानदार प्रतीक, जिसकी पड़ताल हमने आज की। ये हमारी वन शॉट हिस्ट्री सीरीज की एक और कड़ी थी। और हाँ,
अगर श्रोताओं को भारत के इतिहास और भारतीय राजनीति को और भी गहराई से समझना है तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। हाँ, वो काफी मददगार हो सकती है। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और इतिहास में रुचि रखने वालों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहतर करने की प्रेरणा देती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।